I hope I'm audible, Meher. Hello, I hope I'm audible, Meher. Okay, chalo. We are starting with this illustration 4.62, that is on page number 119. Now, this question is the full fledged question है हाँ काफ़ी चीज़ें हैं आप देख सकते हो X was the general manager of P Limited. He retired from his service on 31/12/21 after 30 years of service. The following information has been provided. He was given a salary of 30,000 per month with from 1/1/21, HRA 10,000 per month from 1/1/21, medical allowance 4,800 per month, 11,200 being the cost of the first class rail ticket from X, and his family for their visit to hometown was reimbursed by the employer. A car of 1.4 liters engine cubic capacity is provided by the company for official and personal use, and all expenses of running and maintenance and salary of the driver are borne by the company. That means it's going to be 1,800 plus 900. X contributes 20% of his salary for RPF and employer contributes 10%. So it is within the limit. So RPF employer का contribution जो है वो exempt रहेगा, है ना. उसका जो पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन है 20% वो हम 80C में डिडक्टेबल करेंगे. वो तभी काम में आएगा अगर हमें टोटल इनकम निकालनी है. बोलता है ही हैज़ इन्वेस्टेड 20,000 इन NSC, 20,000 इन PPF. ही पेड 16,000 टू कन्या समृद्धि अकाउंट. अब आप देख सकते हो हमें 6 पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब टोटल इनकम निकालना है. हमें चीज़ क्लियर हो गई. ही रिसीव 4,20,000 एज ग्रेचुटी. His salary for the preceding year was as under. Year ending 31/12/18 is itna, 19 was itna, and 20 was itna. He received 380 for okay. He received 3,80,000 for encashment of leave being 12 months unavailed. 12 months की unavailed leave थी for of X. He was entitled to 1 month's leave. मतलब 30 days की leave उसके entitlement है. मतलब ये जो 12 months का कैलकुलेशन है ये करेक्ट किया होगा. फिर इसका मतलब ही लिव्स इन हिज ओन हाउस. आपको HRA मिल रहा है 10,000 और वो खुद के घर में रहता है. मतलब ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है. देयर विल बी नो एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड. कंप्यूट हिज टोटल इनकम. देखो टोटल इनकम निकालने को बोला है. इंडिकेटिंग क्लियरली द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एंड लीव सैलरी इफ एनी इंक्लूडेबल देयर इन. Assume Mr. X has not opted for taxation under 115 BAC, opts for taxation under 115 BAC. चलिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई खास है नहीं इसमें. जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. of Mr. X for the assessment year 22-23. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर हमारे पास ऑप्टेड आ गया, यहाँ पर हमारे पास नॉट ऑप्टेड आ गया. तो जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ गई बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी कितनी होगी? 30,000 पर मंथ. 30,000 इंटू 9, राइट. वाई 9? बिकॉज ही इज़ रिटायरिंग ऑन 31 December. दैट मीन्स 2,70,000 हमारे पास दोनों केसेस में बेसिक सैलरी हो गई. सर DNS अलाउंस है नहीं हमारे पास. नेक्स्ट चीज़ हमें बताई है HRA. HRA जो है वो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ही इज़ why 100% will be taxable? Because he is staying in his own house, right? He is staying in his own house, so the entire amount will be taxable, right? आप देख सकते हैं यहाँ पर HRA is going to be 10,000 into 9, and there will be no exemption because he is staying in his own house. He is not paying any rent.
नेक्स्ट आप देख सकते हो मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस पहले हमें डिडक्टेबल था, लेकिन अब हमारे लिए मेडिकल अलाउंस में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, 100% टैक्सेबल है। 4800 इंटू 9, दिस अमाउंट कम्स आउट टू बी 43,200, टैक्सेबल इन बोथ द केसेस। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट मुझे दे रखा है रेल टिकट। अगर आप देखेंगे रेल टिकट जो है ये मेरे लिए ये मेरे लिए एलटीसी है एक तरीके से, है ना, लीव ट्रैवल कंसेशन। तो लीव ट्रैवल कंसेशन दोनों के लिए मेरे यहाँ पे एग्जेम्प्ट है, दोनों के लिए यहाँ पे टैक्सेबल आ जाएगा, एग्जेम्प्ट आ जाएगा, सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मेरे पास अमाउंट आया वैल्यू ऑफ कार। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को निकालना है वैल्यू ऑफ कार। मोटर कार, तो मोटर कार की वैल्यूएशन में आप देख सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया था 1800 प्लस 900 इंटू 12 इंटू 9, है ना, यहाँ पे 9 होगा, तो 2700 इंटू 9, दैट इज़ गोइंग टू बी 24,300, 24,300, राइट। अगर आप देखेंगे इसके बाद में मेरे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन आएगी ग्रेचुइटी की। ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। ग्रेचुइटी में हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे कि क्या हम कवर्ड हैं अंडर ग्रेचुइटी या नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी। सर हमें इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा, सो हम यहाँ पे सीधा सीधा एग्जाम्पशन ले लेंगे दैट हमारे लिए ग्रेचुइटी का अमाउंट कितना हो जाएगा। सर ग्रेचुइटी जो होगा वो हमारे लिए, हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना देते हैं 1, दिस विल बी फॉर ग्रेचुइटी। बताइए ग्रेचुइटी का अमाउंट कितना होगा। सर एग्जेम्प्ट अमाउंट एक्चुअल विच इज़ 4,20,000 दैट्स रिसीव्ड, है ना, 4,20,000 इज द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। अब एग्जेम्प्ट के केस में मेरे पास 3 पॉइंट। पहला तो है हाँ, पहला तो है एक्चुअल अमाउंट रिसीव। सर सेकंड है 20 लाख्स, और सर तीसरा है, तीसरा कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स इज 30,000 DA, क्योंकि कुछ है नहीं, और 30 ईयर्स की सर्विस से दी है, so that's 15,000 into 30, that comes out to be 4,50,000। आप देख सकते हैं बेटा इसमें मेरे पास लीस्ट हो जाना है 4/20, दैट मीन्स मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट क्या है, नील, राइट। मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट ग्रेचुइटी का हो जाएगा नील। मैं ग्रेचुइटी में यहाँ पे शो कर दूंगा नील अमाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1। सर हमें लीव सैलरी का भी उन्होंने कैलकुलेशन कर क्लियरली शो करने को बोला है, तो मैं वर्किंग नोट नंबर 2 बनाने वाला हूँ, दैट इज़ फॉर लीव सैलरी। तो आप देख सकते हैं लीव सैलरी में मेरे पास एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है, जल्दी बता दीजिए। लीव सैलरी में एक्चुअल अमाउंट है 3,80,000, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ एग्जेम्प्ट अमाउंट। एग्जेम्प्ट अमाउंट कितना होगा, फर्स्ट इज़ द मॉनेटरी लिमिट ऑफ 3 लाख, राइट। सेकेंड क्या होगा, एक्चुअल रिसीव्ड दैट इज़ 380। थर्ड क्या होगा, पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी। तो पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी हो जाएगी 30,000 इंटू 10, दैट विल बी 3 लाख अगेन। ठीक है, तो फोर्थ अमाउंट कितना हो जाएगा, तो फोर्थ अमाउंट कितना हो जाएगा। सर कैश इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट अमाउंट, मतलब 12 महीने का 30,000 का सैलरी, तो मतलब 3,60,000। तो आप देख सकते हो इसमें से लीस्ट कितना है 3 लाख, इसमें से लीस्ट अमाउंट कितना है 3 लाख। तो आप देख सकते हैं मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा 80,000, राइट।
हम यहाँ पे हमारा ये वाला टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे शो कर देंगे। लीव सैलरी वर्किंग नोट नंबर 2 80,000। जल्दी बता दीजिए यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आई थिंक सो एवरीथिंग शुड बी क्लियर। आप देख सकते हैं इसके अलावा आपको मोटर कार सब हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास इससे रिलेटेड अब और कुछ इशू रह नहीं गया, है ना। तो मैं यहाँ पे हमारा ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर देता हूँ। ग्रॉस सैलरी मेरी कितनी आ जाएगी देख लीजिए, 2,70,000 प्लस 90 प्लस 43,200 प्लस 24,300 प्लस 80,000 प्लस 507,500 507,500। सर माइनस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो यहाँ पे तो नहीं मिलेगी लेकिन यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर आ जाएगी 507,500। सर यहाँ पर आ जाएगी 457,500। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ऑल शुड बी क्लियर। सर वंस वी आर डन विद दिस, हमारा यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, क्योंकि मुझे कोई और इनकम नहीं दे रखी क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लूँगा, जो कि मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी ही होगी। इसमें से मैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A दैट इज़ 80C माइनस करूँगा। आप देख सकते हो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन तो हो जाएगा आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ 20% ऑफ 2,70,000। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। 2,70,000 का 20% जो हो जाएगा 54,000। सर इसके साथ साथ देखो यहाँ पे मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, है ना, ETC में। सर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कितना, और क्या है, मुझे NSC दे रखा है 20,000 का, PPF दे रखा है मुझे 20,000 का, और एक और चीज़ दे रखी है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट दैट इज़ गोइंग टू बी 16,000। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 54, 16 एंड 40 दैट इज़ 110। अगर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे आ गई टोटल इनकम दैट इज़ इक्वल टू 507,500 यहाँ पे, एंड यहाँ पर मैं माइनस कर दूँगा 3,47,500। जल्दी बता दीजिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए या दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग एक्चुअली कि मैं 63 क्वेश्चन नोट कर, नहीं मैं सोच रहा हूँ 63rd क्वेश्चन करा देता हूँ, एंड देन जो सिलेक्टेड केस प्रॉब्लम्स है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में कल कर लेंगे। तो इससे क्या है ना, मेरे ये वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, है ना, जो मेरे बैक क्वेश्चंस है ना वो कवर हो जाएंगे, बिकॉज ऑल दो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इट्स एन ईजी क्वेश्चन। चलो, सो एज यू कैन सी हियर, कैन आई मूव ऑन। चलो, illustration 4.63. So you can see here I have been given some data. X has been in service of Y and Company Private Limited since 1st February 1994 in Delhi. During the financial year ending 31/3/22, X received the company salary 90,000 per month, DNS allowance 15,000 per month, CT compensatory allowance 2,000 per month, entertainment allowance 5,000 per month, and house rent allowance 25,000 per month. X resides in the house property owned by his HUF, for which he pays a rent of 30,000 per month.
X has been in receipt of entertainment allowance from the company since 19 February 1994. In either way केस में हमारे लिए डिडक्टेबल होगा नहीं क्योंकि इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. हमें गिवन है क्वेश्चन में. X contributes 10,000 per month to the recognized provident fund, जो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगा लेकिन ETC में डिडक्टेबल होगा अगर कुछ टोटल इनकम निकालना है तो. Company is also contributing an equal amount. X retires from the service of the company on 31/12/2021 when he was allowed a gratuity of 9 lakh and pension of 40,000 per month. Okay. On 1/2/2022, he got one half of the pension commuted and received 15 lakh as commuted pension. He also received 20 lakh as the accumulated balance of recognized provident fund. Compute his income under head salaries. बहुत ही simple question है. Assume he is covered under, not covered under, right? है ना. मैं बहुत ही सीधे simple और straightforward question है. Computation of total income of Mr. X for the assessment year 22-23. है ना. Looking at the questions जैसे हमने किए हैं अभी तक उसके कंपैरिजन में तो ईजी है क्वेश्चन में. ओके चलिए जी. यहाँ पर हमारे लिए पहला आइटम आ जाएगा बेसिक सैलरी. सर बेसिक सैलरी हो जाएगी हमारी यहाँ पर 90,000 इंटू 9 है ना. दैट इज़ गोइंग टू बी 8,10,000. डियरनेस अलाउंस क्योंकि मुझे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है कि नहीं है ना, तो मैं इसको इंक्लूड नहीं करूँगा. 15,000 इंटू 9 दैट इज़ गोइंग टू बी 1,35,000. राइट. आप देख सकते हो CCA मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 2,000 इंटू 9 दैट्स गोइंग टू बी 18,000. देन मुझे दे रखा है एंटरटेनमेंट अलाउंस दैट इज़ गिवन टू मी एज 5,000 इंटू 9 दैट्स 45,000. आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए. सब चीज़ें टैक्सेबल है. हाउस रेंट अलाउंस राइट. वील कैलकुलेट दिस इन वर्किंग नोट नंबर 1. देखो यहाँ पे तो बिना कैलकुलेशन के मैं कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है. पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा. 25,000 इंटू 9 दैट्स 2,25,000. इसमें तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा लेकिन यहाँ पर हम वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाएंगे. तो आप देख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 1 की कैलकुलेशन है HRA के लिए. सर एक्चुअल है हमारा 2,25,000 माइनस एग्जेम्प्टेड. एग्जेम्प्टेड में मेरे पास 3 आइटम हैं. एक्चुअल दैट इज़ 2,25,000. सर सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. 10% ऑफ सैलरी में केवल 810 आने वाला है. 810 का है ना. 810 का हाँ है ना. 810 का तो रेंट पेड माइनस 10% सैलरी दैट इज़ गोइंग टू बी 30,000 इंटू 9 माइनस 81,000. तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1,80,000 माइनस 81,000 दैट कम्स आउट टू बी 99,000. ठीक बोला मैंने. I'm so sorry. 1,89,000 बिकॉज ये हो जाएगा 2,70,000 माइनस 81,000. सर थर्ड हो जाएगा क्योंकि ही हमें बता रहे थे दिल्ली कहाँ पर है. दिल्ली में है. तो इट इज़ गोइंग टू बी 50% ऑफ 810 दैट्स गोइंग टू बी 4,05,000. सर इस केस में 1,89,000 विल बी द एग्जाम्प्ट अमाउंट. सो हमारे लिए 2,25,000 minus 1,29,000 that means 36,000 will be taxable. I hope HRA calculation clear है. 36,000.
चलिए इसके बाद में आप देख सकते हो हमारे पास आ गया पेंशन। हमें एक तो पेंशन दे रखा है सर। पेंशन में हम पहले तो लिखते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन में अगर आप देखेंगे हमारे पास है 20,000 ना, सॉरी 40,000 ना, 40,000 इंटू 1 प्लस 20,000 इंटू 2 है ना, दैट्स गोइंग टू बी 80,000। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि जनवरी में उसने अनकम्यूट कराया फेबररी में, तो इसीलिए हाफ अमाउंट हो गया। सर अब हम बात कर रहे हैं पेंशन जो कि कम्यूटेड है ना। हम क्या एज्यूम करेंगे, ही इज़ कवर्ड और नॉट कवर्ड, क्या एजम्पशन लेना है बताओ, कवर्ड लूँ या नॉट कवर्ड लूँ? एज्यूम्शन क्या लूँ बेटा, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड लूँ या नॉट कवर्ड लूँ? कवर्ड ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर सीधा सीधा काम करता हूँ। मेरा पेंशन मिला है कितना, 15 लाख रुपए, और इस 15 लाख में से 1/3 निकालना है ना। दैट मीन्स 1/3 ऑफ 30 लाख है ना। सो 30 लाख कैसे आया, 15 लाख इंटू 2। मैं लिख देता हूँ 15 लाख इंटू, कन्फ्यूजन हो रहा है, 15 लाख इंटू 2/1 का 1/3, तो आंसर आ जाएगा 10 लाख। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे पेंशन का अमाउंट कितना आ गया, 5 लाख। सर लास्ट क्या बचा मेरे पास, ग्रेच्युटी, जो से 9 लाख है। ग्रेच्युटी के लिए मेरे ख्याल से वर्किंग नोट बना लेते हैं, बेटर रहेगा। ओके चलिए, ग्रेच्युटी के लिए हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज़ फॉर ग्रेच्युटी। चलिए ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी है, देख लो। हमें यहाँ पे बताया है एक्चुअल अमाउंट 9 लाख, एक्चुअल अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 9 लाख माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। देख लीजिए एग्जेम्प्टेड अमाउंट में पहला हो गया 9 लाख द एक्चुअल अमाउंट, सेकंड 20 लाख, थर्ड सिंस ही इज कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी सो इट्स गोइंग टू बी 15/26 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, है ना। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारे लिए क्या होगा, हम यहाँ पे नॉट कवर्ड मान रहे हैं। ओके दैट मीन्स 15/26 इंटू हिज ईयर्स ऑफ सर्विस कितनी है, हिज ईयर्स ऑफ सर्विस हो जाएंगी 28 ईयर्स, है ना। 1994, 1995, 6, 7, 8, 28 ईयर्स। वाई, बिकॉज राउंड ऑफ कर लेंगे, 27 मंथ्स, 27 ईयर्स 9 मंथ 11 मंथ्स आएगा, है ना। राइट, तो हम यहाँ पे 28 ले लेंगे, फिर 28 में मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सैलरी। हमारी एवरेज मंथली सैलरी कितनी हो जाएगी, 90,000, क्योंकि डीए को तो इंक्लूड करना नहीं है बेटा, है ना। तो आप देख सकते हो मेरे पास अमाउंट कितना आएगा, 15/26 इंटू 28 इंटू 90,000। So this comes out to be 14,53,846। फिर आप देख सकते हो इस केस में 9 लाख इज ए लेस लीस्ट अमाउंट, है ना। तो इससे मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा, नील आएगा, राइट। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे बस आप एक अजम्पशन लिख देंगे, अज्यूम टू बी कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ग्रेच्युटी अमाउंट नील आ जाएगा। हम यहाँ पे हमारा ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, सर उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 माइनस कर देंगे, हमें हमारा यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगी। यही हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था। सर यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ रहा है 16, 17, 13, 17, 13। यहाँ पर अमाउंट आ रहा है 16, 24, यहाँ पर अमाउंट आएगा
1574। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दो मैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है, राइट। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं तब, राइट। हमारा इसी के साथ चैप्टर 4 दैट इज़ सैलरी के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से 2 क्लास लगेंगे टू डिस्कस द सिलेक्टेड केस प्रॉब्लम्स फ्रॉम 2 से 3 क्लास लगेंगे टू डिस्कस ऑल द सिलेक्टेड केस प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बैक। ओके, तो आई गेस 2 to 3 क्लासेस आर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। मोस्ट प्रॉब्लम मैं शायद संडे को थोड़ी लंबी क्लास ले लूँ, है ना, कि इसको संडे को ही ख़त्म करा दूँ सो दैट मंडे को हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकें। ओके चलो, ओके चलिए, दैट्स इट, आज हम यही रखते हैं। ओके, गुड नाइट।